आज हम लोग समझेंगे आहार नाल के बारे में। आहार नाल होता क्या है, इसे पाचन तंत्र भी कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पाचन की क्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से आहार नाल कहा जाता है। तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को आहार नाल कहा जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि पाचन होता क्या है। तो पाचन क्या होता है, जब किसी जीव के शरीर में भोजन अंदर प्रवेश कर जाता है तो उस भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही पाचन कहलाता है। तो इसी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हीं अंगों को सम्मिलित रूप से आहार नाल कहा जाता है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से अंग आते हैं। तो आहार नाल में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है मुख, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और ग्रंथियाँ। ग्रंथियों के बारे में हम इसी में आगे जानेंगे कि क्या होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि आहार नाल की संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है, वो दिखता कैसा है। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आहार नाल दिखता कैसा है। आहार नाल जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं, मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों में इसी प्रकार का आहार नाल पाया जाता है, जिसमें अलग अलग भाग हैं, अलग अलग अंग हैं और इन सभी अंगों का अलग अलग स्तर पर काम होता है। हम लोग सभी अंगों के बारे में एक एक करके डिटेल जानेंगे ताकि आपको कभी भी अपने जीवन में परेशानी ना हो, समझ में आ जाए। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि आहार नल में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो चलिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि इस डायग्राम को आप अपने एग्जाम सेंटर में बना सकें जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तब। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं आहार नाल के, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला, इस स्थान से लेकर इस स्थान तक, मुख से लेकर गुद्दा तक के सभी सम्मिलित अंग को आहार नाल कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बहुत ही सामान्य नहीं है। 8 से लगभग 10 मीटर तक की लंबाई हो सकती है औसतन। किसी में 8 मीटर की होती है, किसी में 9 मीटर की होती है, किसी में 10 मीटर की होती है। तो ऐसा हम लोग बोल देते हैं कि जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर की। तो 8 से 10 मीटर इमेजिन करने वाली बात है कि ये बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। और ये इतना लंबा जो पार्ट है इसमें, ये आसानी से इसलिए यहाँ पे मौजूद रहता है क्योंकि ये घुमावदार स्थिति में होते हैं और बहुत कम स्थान में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंग जो हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए इसकी जो लंबाई है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ध्यान देते हैं कि एक एक अंग जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अंग जो होता है आहार नाल या पाचन तंत्र का, वो होता है मुख। मुख, अगर हम मुख की बात करें तो मुख के अंदर 3 अलग अलग भाग पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। जो सबसे पहला भाग है ये ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है वो ऊपर वाले जबड़े में भी पाया जाता है और नीचे वाले जबड़े में भी पाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे आगे। इसके अलावा जो होता है वो होता है दांत। दांत, तो दूसरा भाग है मुख का दांत। और तीसरा जो भाग है वो है जीभ। तो इस तरह से मुख जो होता है, मुख के अंदर जो खाली स्थान होते हैं मुख गुहा, उस मुख गुहा के अंदर 2 चीज़ें हैं, जीभ और दांत। और इस मुख दांत के ऊपरी वाले भाग में और दांत के निचले वाले भाग में पाया जाता है लार ग्रंथियाँ। ये 3 जोड़ा होता है, इसके बारे में आगे डिटेल हम लोग जानेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे भोजन पहुँचता है तो इसका छोटा छोटा टुकड़ा होना चालू हो जाता है। दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने लग जाता है, जीभ उसका स्वाद लेता है और लार ग्रंथियाँ पानी निकालता है ताकि वो मुलायम और चिकना हो जाए। तो इस तरह से जो पाचन की क्रिया है उसकी जो शुरुआत होती है वो मुख से हो जाती है। अब यहाँ से मुख में भोजन का काम होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, स्वाद लेना और भोजन को चिकना बनाना। इसी तरह से जब मुख से इधर की ओर जाते हैं तो इस स्थान से लेकर इस स्थान तक एक भाग होता है, खाली भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी या इसको कहा जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे जो चलते हैं, फेरिंग्स के नीचे जब आते हैं तो 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। एक जो छिद्र होता है वो श्वास नली में जाता है, जो फेफड़ा में जाकर अंतिम रूप से खुलता है। और एक जो होता है छिद्र वो भोजन नली में जाता है, जो आमाशय में जाकर खुलता है। तो हम लोग श्वास नली को नहीं देखेंगे, हम लोग भोजन नली को देखेंगे। लेकिन इन दोनों छिद्रों के बारे में जानना जरूरी है। एक ये छिद्र है और एक ये छिद्र है। इस छिद्र को कहते हैं
ग्लोटिस, ग्लोटिस जो कि श्वास नली में जाकर खुलेगी। और एक और छिद्र है, इस छिद्र को कहते हैं गलेट, जो कि भोजन नली में जाकर खुलेगी। तो दो प्रकार की छिद्र होती है, गलेट के बाद जो चालू होता है वो भोजन नली चालू होगा, और ग्लोटिस के बाद जो नली चालू होगी वो श्वास नली होगी। अब बात यहाँ पे ये था कि भोजन जब यहाँ से नीचे की ओर आता है तो भोजन इस श्वास नली में ना प्रवेश कर जाए, ये भोजन को कहाँ जाना है, भोजन नली में जाए। तो इसके लिए एक भाल्व होता है जो कि जब भोजन करते हैं तो ये भाल्व क्या करता है, श्वास नली को ढक देता है। इसको आप देख भी सकते हैं, अपना मुंह को फाड़ कर शीशे के आगे देखिएगा, अंदर में एक पतला सा कोशिकीय संरचना होगा, उस संरचना को ही हम लोग कहते हैं भाल्व। और इस भाल्व का नाम है इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस। तो ये सवाल पूछा जाता है कि ग्लोटिस को ढकने वाले भाल्व को क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस। तो इस तरह से इस वाले भाग में, ग्रसनी के नीचे वाले भाग में दो छिद्र होते हैं, एक ग्लोटिस होता है और एक गलेट होता है। ग्लोटिस और गलेट को अलग करने वाला जो भाग होता है वो होता है इपीग्लोटिस। इसके नीचे चलते हैं। अब हमको भोजन कहाँ नीचे उतरेगा, तो गलेट के नीचे, गलेट के नीचे वाला भाग को ही कहा जाता है ग्रास नली या भोजन नली, ग्रास नली या भोजन नली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नली होता है और ये काफ़ी मोटा होता है, ताकि किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ हम खाएं तो उसको शरीर में छेद न करने दे। ये इतना मोटा होता है, 19 लेयर में बटा होता है ये ग्रास नली या भोजन नली। ये काफ़ी मोटा होता है और काफ़ी घुमावदार रचना होती है और इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता पाई जाती है, ये हम बात करेंगे आगे। तो ग्रास नली ही भोजन को आगे की ओर ले जाता है और भोजन को आगे की ओर ले जाता है और एक मोटे थैलीनुमा रचना में लाकर छोड़ देता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है ये। तो ये मोटे थैलीनुमा रचना जो सबसे चौड़ा भाग है आहार नाल का, इस थैलीनुमा रचना को कहते हैं आमाशय। इसको इंग्लिश में ही कहा जाता है स्टोमक। स्टोमक जब भी बोलें तो एक पाचन तंत्र का छोटा भाग होता है, अगर हम पेट बोलते हैं तो उसका इंग्लिश रूप होता है बेली, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो भोजन कहाँ पहुँच गया, आमाशय में। आमाशय के नीचे चालू होता है छोटी आंत। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, आगे देखेंगे हम लोग। तो आमाशय के नीचे चालू हो जाता है छोटी आंत। छोटी आंत के एक भाग में 2 अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं वो, तो एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, यकृत, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, जो कि जिसका काम होता है भोजन को संग्रह करना, और जब ऐसी ज़रूरत पड़े कभी विशेष दिनों में जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं तो ऊर्जा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है कौन, यकृत, और हमें ऊर्जा देता है। तो ये हमारा फूड स्टोरेज होता है। खैर इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो एक यकृत, तो ये ग्रंथि तो एक ये हो गया यकृत, और दूसरा ग्रंथि जो होता है वो होता है अग्नाशय। अग्नाशय, पैनक्रियाज, ये भी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में सहायक होता है। पैनक्रियाज, तो ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में सहायक होता है। इसके बारे में डिटेल जाने, क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ भी सवाल पूछे जाएंगे, और आगे जब हायर एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो वहाँ भी सवाल इससे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है आहार नल का। इसके नीचे अब समझते हैं कि ये वाला पूरा जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग है छोटी आंत। जो सबसे पतला, सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत आहार नल का, और सबसे घुमावदार रचना में ये एक जगह इकट्ठा होता है। इसको लंबा होने के बाद छोटी आंत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है बहुत कम होती है, और इसको बड़ी आंत कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चौड़ाई होती है बहुत बड़ी लेकिन लंबाई कम होती है। ये लंबा बहुत ज़्यादा है लेकिन चौड़ा कम है, ये छोटा है लेकिन चौड़ा अधिक है, तो इसे कहते हैं छोटी आंत। इसके बारे में विशेष डिटेल जानेंगे, क्योंकि पूरा संपूर्ण भोजन का पाचन जो है, या पूरी तरह से अवशोषण जो है भोजन का, वो इसी छोटी आंत के अंदर हो जाता है, और इसके बाद भोजन का पाचन कहीं भी नहीं होता। तो संपूर्ण पाचन भोजन का जो होता है वो छोटी आंत के अंदर हो जाता है। इसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो चला जाता है इसके बाद बड़ी आंत में। कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत उसको क्या करता है, रेक्टम में, मलाशय में जमा कर देता है, और फिर समय के अनुसार वो फिर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भोजन का पाचन पूरी तरह से हो जाता है। ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग जो है वो है बड़ी आंत। बड़ी आंत। एक और बात समझने वाली है,
छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को सिक्कम कहा जाता है। सिक्कम कहा जाता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन स्थान को सिक्कम कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। और इसी सिक्कम के आगे एक अवशेषी अंग पाया जाता है, अपेंडिक्स। एक अवशेषी अंग पाया जाता है, अपेंडिक्स। ये जो अवशेषी अंग है ना, अवशेषी अंग कहते किसको हैं पहले समझ लेते हैं। वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में मौजूद थे और उनका उपयोग होता था, लेकिन वर्तमान समय में हमारे अलग एक क्रियाकलाप के द्वारा अब उन अंगों का जो काम है वो बंद हो चुका है और अभी भी हमारे शरीर में ये मौजूद हैं। वैसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर एकलौता अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। इसका हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता। ये हमारे शरीर को और दुख देने का काम करता है। अगर भोजन का पाचन जो हो गया है, जो अवशिष्ट भोज्य पदार्थ बच गए हैं, अगर इसमें चले जाते हैं अवशिष्ट भोज्य पदार्थ, तो ये बाहर निकलने में इनको बहुत मुश्किल होती है, वहीं पे वो रह जाते हैं, जिसके कारण वहाँ सड़ना चालू कर देते हैं और सड़ने के कारण ये पूरा भाग पक जाता है। और पक गया, अगर ये फटा पकने के बाद, तो क्या होगा कि वो जो इंसान है वो मरेगा। इसलिए एक सूचना आता है जैसे ही, तो दर्द थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट हो जाता है और ब्रेन को सूचना देता है कि ये अब कुछ समस्या हो गया हमारे शरीर में, इसको जल्दी से दूर करो नहीं तो कुछ घटना घट सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ये डॉक्टर समझ जाता है, जांच किया और उसको फिर निकाल देता है और फिर हमारा समस्या दूर हो जाता है। तो ये अवशेषी अंग होता है। और भी हमारे शरीर के बाहर अवशेषी अंग है, जैसे कान का पिन्ना, ये भी एक अवशेषी अंग है। तो और बहुत सारे हैं, नाखून भी एक अवशेषी अंग है जिसका हम लोग उपयोग में कुछ नहीं लाते, इसको काटते रहते हैं समय समय पर। तो बहुत सारे अवशेषी अंग होते हैं, इसको ध्यान में रखना है अपेंडिक्स के बारे में। और ये किधर की ओर मौजूद होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो मनुष्य का आहार नाल होता है उसके दाईं ओर हमेशा स्थित होता है अपेंडिक्स, ये ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है, जो कि संग्राहक होता है अवशिष्ट पदार्थों का, वो होता है मलाशय। मलाशय, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टम। और ये एक अंतिम छिद्र में जाकर खुलता है जिसको हम लोग कहते हैं गुद्दा। इसका इंग्लिश होता है एनस। इस प्रकार से ये पूरे पाचन तंत्र का एक संपूर्ण भाग है। इसको एक एक करके आप ध्यान में रखिएगा, इसको समझिएगा, बार बार इसको देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार समझें, क्योंकि ये आने वाले समय में, आने वाले एग्जामों में हमेशा काम देगा। इसका उपयोगिता आप समझिएगा कि हमारे दैनिक जीवन में अगर इसमें कोई घटनाएं घटती हैं तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। इन सभी बदलावों को हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो अभी जो है आहार नाल का ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखते हैं ग्रंथि के बारे में कि ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि का हमारे शरीर में क्या काम होता है, ग्रंथियाँ क्या करती हैं, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं ग्रंथि। आइए अब देखते हैं ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथि क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उन काम को सरल और सुगम बनाने में ग्रंथियां ही सहायक होती हैं। ग्रंथियां क्या करती हैं, अपने से द्रव निकालती हैं, तरल पदार्थ निकालती हैं। यही जो द्रव है वो मस्तिष्क तक सूचना भेजता है और मस्तिष्क तक सूचना भेजने के बाद ये सभी क्रियाओं को करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ मस्तिष्क तक सूचना भेजना इसका काम नहीं होता। तो ये दो प्रकार के तरल पदार्थ निकालते हैं। एक तरल पदार्थ होता है हार्मोन और दूसरा तरल पदार्थ होता है एंजाइम। कब ये हार्मोन निकालेंगे और कब ये एंजाइम निकालेंगे, इसको हम समझते हैं। इस आधार पे ग्रंथियों को दो वर्गों में रखा गया है। एक वैसी ग्रंथियाँ जो अंतःस्रावी ग्रंथि है और एक है बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ये ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है जो अपने से तरल पदार्थ को सीधे रक्त में डाल देती हैं। रक्त में जो ग्रंथियाँ भेजेंगी अपने तरल पदार्थ को, उन ग्रंथियों को ही अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और उन तरल पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है। उन तरल पदार्थों को हार्मोन कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। जो ग्रंथि अपने तरल पदार्थ को सीधा रक्त में भेजती हैं उन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं और उस तरल पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। इनमें बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन का स्राव करती हैं, जिसमें सबसे बड़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड।
ये बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जितने भी शरीर में ग्रंथि हैं उन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। इसके अलावा अंडाशय में पाई जाने वाली ग्रंथि है, बेसन में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ये सभी जो ग्रंथियाँ हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो हार्मोन का स्राव करती हैं। अब आप बात करते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि की। ये वैसी ग्रंथि होती है जो अपने से तरल पदार्थ को सीधे अंग में डाल दे, रक्त में ना डाल के सीधा अंग में डाले, वैसी ग्रंथियों को बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और इससे निकलने वाले जो तरल पदार्थ हैं उन तरल पदार्थ को एंजाइम कहा जाता है। उन तरल पदार्थ को एंजाइम कहा जाता है। तो अंग में डालेंगे तो एंजाइम और रक्त में डालेंगे तरल पदार्थ को तो हार्मोन। तो हार्मोन वाले अलग ग्रंथि और एंजाइम वाले अलग ग्रंथि। इसमें आने वाली ग्रंथियां हैं लार ग्रंथि, जो अभी देखा हम लोगों ने लार ग्रंथि के बारे में। ये जबड़ा के ऊपर और नीचे होता है। ये क्या करता है, तरल पदार्थ को डालता है, सीधा मुंह में ले आता है, तो ये सीधा अंग में आ रहा है। इसलिए इससे निकलने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तरल पदार्थ को एंजाइम कहेंगे। उसी तरह से जठर ग्रंथि होता है, आंत ग्रंथि होता है। ये सभी जो ग्रंथियाँ हैं ये सभी ग्रंथियाँ बहिर्स्रावी ग्रंथि हैं जो एंजाइम का स्राव करती हैं। इसका ध्यान में रखना है। लेकिन एक और बात है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक ऐसी भी ग्रंथि है जो कि हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम का भी स्राव करती है। उसके बारे में बहुत सारे एग्जामों में सवाल आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, पैनक्रियाज। ये ऐसी ग्रंथि है शरीर के अंदर जो कि हार्मोन का भी स्राव करती है और एंजाइम का भी स्राव करती है इसलिए ये ग्रंथि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं, हार्मोन का भी स्राव करना और एंजाइम का स्राव करना। इससे सब प्रश्न बनते हैं कि मानव शरीर के अंदर कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो कि हार्मोन भी स्रावित करता है और एंजाइम भी स्रावित करता है, तो वो है अग्नाशय। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ हम लोग आज के लिए लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मुख्य आहार नाल का एक एक अंग समझेंगे और एक एक करके अलग अलग करके देखेंगे कि उसकी खासियत क्या है, वो करता क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सभी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और एक और बात कि आप लोग अगर आज से देखना वीडियो चालू कर रहे हैं तो कृपया कर प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 से वीडियो को फॉलो करें, ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल तो आएंगे ही आएंगे। आपके अपने आम जीवन में भी काफ़ी कुछ समझ में आने लगेगा, देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। इसलिए इसको लेक्चर 1 से देखें, समझें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।